नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल राजनीति में नैतिकता की लड़ाई पर है, क्योंकि केंद्र सरकार का अब मानना है कि आजकल नेता इतने अनैतिक हो गए हैं कि जेल जाकर भी संवैधानिक पद नहीं छोड़ते, और इसीलिए सरकार ने मौजूदा 2 कानूनों और संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया है। पुरजोर विरोध के बीच तीनों विधेयक पेश भी हुए और लगे हाथ संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भी भेज दिए गए। वहां सभी दलों के नामित सांसदों की एक समिति चर्चा करेगी और फिर विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और पारित भी होगा तो कानून बन पाएगा। लेकिन विपक्ष को इन विधेयकों के पीछे की मंशा और आगे की नतीजों पर सख्त ऐतराज है। विपक्षी दल आशंका जता रहे हैं कि ऐसे तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार किसी भी सीएम मंत्री को 30 दिन सलाखों के पीछे आराम से रख सकती है और सरकार अस्थिर कर सकती है। कुछ दलों ने आशंका जताई है कि इससे लोकतंत्र में मिले जनादेश को कार्यपालिका के जोर से दबाया जाएगा, यानी कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करके उसे जेल में डाल सकता है। यह भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगा दिया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो सदन में ही कहा कि यह चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे एनडीए के सहयोगी दलों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की तमाम आशंकाओं के जवाब में सरकार ने यही कहा है कि बिल अभी संसद की संयुक्त समिति के पास है, सुझाव वही दिए जाएंगे। और ऐसे में दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सरकार के 3 नए विधेयकों से राजनीति में नैतिकता लौट आएगी या इसका दुरुपयोग बढ़ने का खतरा ज्यादा है। इस तरह के संशोधन को लाने के पीछे सरकार की आखिरकार मंशा क्या हो सकती है? जो विपक्ष सोच रहा है, क्या वो सही है? हमारे साथ पक्ष विपक्ष के राजनीतिक मेहमानों के साथ विशेषज्ञ भी होंगे, एनालिस्ट भी होंगे। उनसे हम चर्चा शुरू करने से पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनीति में नैतिकता सुनिश्चित करने के नाम पर 3 नए बिल संसद में पेश किए तो विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 विरोध इतना उग्र हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह तीनों विधेयक को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव भी नहीं पढ़ पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब 3 विधेयकों को पेश करना शुरू किया तो बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जा रहा है। विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों की ओर से नियम 72 के तहत आपत्तियों की झड़ी लग गई। This government is hell-bent on creating a police state. This bill opens the door for political misuse. What is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। विपक्ष की तरफ से 3 प्रस्तावित बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा क्योंकि तीनों विधेयकों से मौजूदा कानून में ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जिससे बिना अदालती कार्रवाई पूरे हुए ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को अगर 5 साल से अधिक की सजा वाले गुनाह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें गिरफ्तारी के 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो 31वें दिन उन्हें पद से स्वतः बर्खास्त मान लिया जाएगा। बाद में अदालत से आरोप मुक्त होने पर वो वापस पद ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बिल आ रहा है तो जैसे भी होगा हमारी पार्टी कमर से उनका हम संवाद करेंगे कि, लेकिन उसके ये भी होगा कि उनका वो वाकई जो जिस मसले में वो गए हैं जेल में, ठीक है, उनका वो उनके ऊपर वो वेरीफाई भी होना चाहिए, ये कहेंगे जी।
नरेंद्र मोदी सरकार जिन 3 कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाई है, उनमें केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025 के तहत पुराने केंद्र शासित प्रदेश सरकार कानून 1963 की धारा 45 में संशोधन किया जाएगा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 के तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा। ये कानून क्यों जरूरी हैं? इसे लेकर केंद्र सरकार ने नए विधेयकों के उद्देश्य और कारण में राजनीतिक नैतिकता को बनाए और मजबूत रखने की नीयत से कानूनों में संशोधन जरूरी बताया, क्योंकि शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे लेकिन पद नहीं छोड़ा और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी करीब 8 महीने तक हिरासत और जेल में रहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे कानून की दरकार महसूस की ताकि आरोपी नेता जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर काबिज न रह पाएं। Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for 30, have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. केंद्र सरकार भले राजनीति में नैतिकता के तकाजे पर 3 नए विधेयक पेश करके कानून को मजबूत बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष के बड़े सवाल, आरोप और आशंकाएं हैं कि नए कानून के जरिए सरकार की मंशा विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की है। इससे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य विधान परिषद के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। देश लोकतांत्रिक संघ की जगह पुलिस स्टेट बनकर रह जाएगा। निर्वाचित सरकार के खिलाफ कार्यपालिका का दुरुपयोग कर जनादेश की अवहेलना होगी। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल बिल पर कोई फैसला नहीं लिया है। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सभी दलों के सांसदों वाली समिति में 3 विधेयक पर चर्चा के बाद तीनों कानूनों में संशोधन संभव है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा और विधेयक के उद्देश्य को लेकर सवाल खड़े किए, जिनका सुलझना फिलहाल आसान नहीं लगता। आज तक ब्यूरो। इस बिल के ऑब्जेक्ट्स जो लिखे गए हैं, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स जो रखे गए, इसके क्या कारण है कि यह बिल लाया जा रहा है? उसमें यह लिखा गया है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बढ़कर पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को सोचना चाहिए और इसके लिए बिल लाया जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष इस तरीके से सोच रहा है? विपक्ष को लगता है कि नहीं, दरअसल यह बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि उनको और दबाया जा सके। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, दीपक झा कांग्रेस के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग धांडा आम आदमी पार्टी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुराग धांडा को पता है कि कुछ ही महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, उससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहे, जेल के अंदर गए और उसके बावजूद भी वो सरकार चलाते रहे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसका भी जिक्र शायद हो सकता है चर्चा के बीच में। संगीत रागी और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और चर्चा शुरू करने के पहले 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। और मेरी उम्मीद यह रहेगी कि हर कोई पैनलिस्ट अपनी भूमिका पहले कुछ सेकंड में रखे और उसके बाद हम बड़ी चर्चा इस पूरे मामले पर कर सकते हैं। 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या 3 नए विधेयकों के प्रावधानों से राजनीति में नैतिकता सुनिश्चित हो जाएगी? क्योंकि दरअसल यह बिल लाया जा रहा है पॉलिटिकल मोरालिटी के लिए। तो क्या कानून लाकर नैतिकता सुनिश्चित हो सकती है राजनीति के अंदर? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इन विधेयकों से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ेगा? विपक्ष को बार बार यह लगता है कि यह उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 ऐसे मुख्यमंत्री विपक्ष के थे जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उनको गिरफ्तारी ईडी के तरफ से हुई है। तीसरा सवाल, क्या इन नए विधेयकों के प्रावधान लोकतंत्र, संविधान और न्याय के नैसर्गिक प्रावधानों के खिलाफ है, जिसका जिक्र तमाम विपक्षी दलों के नेता जो आज संसद में बोले, जो फिर वो मनीष तिवारी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, केसी वेणुगोपाल हो या बाकी कोई, उन्होंने इसका जिक्र आज इस चर्चा में किया है। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि हम इसे जेपीसी के पास भेजना चाहते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में संक्षेप में प्रदीप भंडारी आप अपनी भूमिका रखिए, उसके बाद हर किसी के पास में जाऊंगा, संक्षेप में अपनी अपनी भूमिका रखी जाए। प्रदीप भंडारी, पहला सवाल, क्या जरूरत थी, जब आपको पता है कि इस बिल
को पारित करने के लिए, क्योंकि यह संविधान संशोधन है प्रधानमंत्री के बारे में खास करके, इसीलिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी आप जेपीसी को भेज रहे हैं, इसको इतने जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे की मंशा आपकी क्या है? सरकार की मंशा क्या बताती है? साहिल जी, सरकार की मंशा ये है कि देश के संविधान की मूल धारा नैतिकता है और देश के संविधान की मूल धारा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। और देश की सरकारें कभी भी ऐतिहासिक रूप से ना जेल से चली थी ना जेल से चलेंगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप याद करिए कि जब 2013 के अंदर लिली थॉमस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एमपी और एमएलए जो हैं उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब वो कन्विक्ट होंगे, तब ये राहुल गांधी ने, जब उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक विधेयक लेके आई थी, राहुल गांधी ने उस विधेयक को फाड़ा था और कहा था वो किसी भी करप्ट एमएलए और एमपी के साथ में नहीं खड़े होंगे। तो क्या वो दिखावा था या अभी जो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है वो दिखावा है? दूसरी बात, अगर हमारी मंशा गलत होती तो आप बताइए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को क्यों इसके अंदर इंक्लूड किया होता? अगर हमारी मंशा गलत होती तो 30 दिन के अगर किसी को भी एक्विटल मिल जाता है और वापस वो बाहर आ जाता है तो वो अपने पद को वापस से ग्रहण कर सकता है। हम ऐसा क्यों करते? लालू प्रसाद यादव ने भी अपना पद है वो छोड़ा था, ममता बनर्जी ने अपने मंत्री से इस्तीफा लिया था, हेमंत सोरेन ने अपने पद को छोड़ा था, आलमगीर आलम से इस्तीफा लिया था, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन 2 इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के बाद भी उन्होंने जेल में बने रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी इस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम किसी इलेक्टेड लीडर को यह कह सके कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। तो हम तो नैतिकता के पक्ष में कानून लेके आए जो भाजपा टीएमसी सब पे लागू होगा। और आप याद करिए साहिल जी, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, भले वो होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए जिनके ऊपर फर्जी आरोप लगे थे, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, सबने नैतिकता के आधार पर शुरुआत में इस्तीफा दिया था। तो ये पार्टी एग्नोस्टिक है। देश के विपक्ष को जवाब देना चाहिए, क्या देश के विपक्ष को लगता है सरकारें जेल से चलेंगी और क्या उनके लिए भ्रष्टाचार और क्रिमिनलाइजेशन नैतिकता के ऊपर है? ठीक है, यह सवाल तो वाजिब बनता है कहीं ना कहीं कि अगर चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तारी होती है तो क्या इस गिरफ्तारी के बाद 30 जेल के अंदर से सरकार चलाने का क्या नया प्रावधान देश में लागू होना चाहिए? सिर्फ 2 चीज प्रदीप भंडारी, जो तस्वीर आपने राहुल गांधी की दिखाई वो उस बिल को फाड़ने की तस्वीर नहीं है, तो जरा उसका करेक्शन होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हाँ, वो ये किसी दक्षिण की रैली की ये तस्वीर है, तुमकुर की रैली की ये तस्वीर है। मैं आपको उस पर हम अलग से बात करेंगे प्रदीप भंडारी, इसका फैक्ट चेक भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे प्रदीप भंडारी। साहिल जी, आप मूल बात क्या है? जब उस बिल का उसका विरोध किया था, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई वो तस्वीर उसकी नहीं है। सिर्फ मैं उसी बात को करना चाहता हूं, जो आपने बात रखी उसको वो गलत नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, ऑर्डिनेंस इज अ पीस ऑफ गार्बेज, ये उन्होंने कहा था, उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, इस बात को मैं मानता हूं। आपने जो तस्वीर दिखाई उस बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि वो तस्वीर उसकी नहीं है, सिर्फ मैं उसका करेक्शन करना चाहता हूं, बस दैट्स इट। दीपक झा, सवाल आपसे यह है, सरकार बार बार यह सवाल पूछती है कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे अब तक हमने देखे हुए हैं, मंत्री भी हमने देखे हुए हैं, दक्षिण में सेंथिल बालाजी के बारे में भी यह बात हुई थी और महाराष्ट्र में नवाब मलिक के बारे में भी यह बात हुई थी कि ये चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो मंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से, भले आप बाद में उसके बारे में कहे कि यह गलत तरीके से हुआ या जो भी चीजें हैं, लेकिन जेल में रहकर मंत्री का काम या सरकार का काम चलाना ठीक है रहेगा? क्या उसके लिए बिल लाना सही रहेगा? दीपक झा। देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने भाजपा की प्रोपोगेंडा को, झूठ को यहां पे पहले साफ कर दिया कि जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता बैठ के यहां राहुल गांधी जी तस्वीर के सहारे अपने झूठ को मुद्दे पर आते हैं। 2013 में भटक जाएगा, प्लीज मुद्दे पर आते हैं। कोई झूठ नहीं बोला है। राहुल गांधी ने अपोज किया था 2013 में कि नहीं? 2013 में जब राहुल गांधी, ये चुप करा दीजिए इनको राहुल, इनको चुप करा दीजिए, अच्छा नहीं लगता। ये प्रवक्ता है या सड़क छाप नेता है? अरे प्रवक्ता है, मुद्दे पर आते हैं दीपक झा, मुद्दे पर आते हैं। मामला भटक जाएगा, मैंने करेक्शन किया, अब मामला आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, चलिए मुद्दे पर आते हैं जी। ये ज्यादा गंभीर बात है जो बिल में आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कानून 2013 की बात है, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा था कि सजा याफ्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, और उसका विरोध किया था, और वो पूरी की पूरी तरीके से लागू हुआ था। तो इसलिए भाजपा को इसके लिए राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए, बजाय कि आज यहाँ पे आके राहुल गांधी जी को गाली देने का काम करना चाहिए, जो ये लोग करते हैं। बात यह है साहिल भाई कि आज भाजपा चाह क्या रही है। भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ जब चुनावी तौर से कमजोर पड़ रही है, राजनीतिक तौर से कमजोर पड़ रही है, तो ईडी सीबीआई को और अधिकार देने का काम कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में अधिकार के क्षेत्र को हनन करना चाहते हैं। बात यह है कि अगर आप कानून लाते हैं, कानून तो पहले से भी है, जनप्रतिनिधि एक्ट कानून वहां पे ऑलरेडी है कि अगर आपके 2 साल से अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे लोअर कोर्ट ही क्यों ना अगर आपको की सजा सुनाता है, उसी वक्त आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो एक तरीके से संशोधन का जरूरत ही नहीं है। आज वो चेहरा भाजपा का जगजाहिर हो चुका है, जो भाजपा 2024 में चुनाव के वक्त कहती थी हम मोदी जी को 400 पार करा देना, मोदी जी संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने की तो जनता ने इनकी हैसियत नहीं छोड़ी, लेकिन संविधान संशोधन की कगार पे आज इन्होंने देश को लाके खड़ा कर दिया। तो इसका नुकसान क्या है कि ईडी सीबीआई को और ताकतवर बनाएंगे, और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसको कमजोर करेंगे। देश में, दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और आपको आरोपी मान लिया जाता है। ये तो आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो सारे कोर्ट्स का इनको एक तरीके से अपमान करने का इरादा है। और दूसरी बात जो है, सबसे ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल नेता तो भाजपा में है। हेमंता बिस्व शर्मा पे जब आप अमित शाह से पूछिए, सवाल करिए, तो 2016, 18, 17, 19 में क्या कहते थे अमित शाह जी कि उनको जेल में डालेंगे। जब हेमंता बिस्व शर्मा इनके साथ आ गए तो कहते अरे भैया चलो हटो। हेमंता बिस्व शर्मा नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, महाराष्ट्र में सारे के सारे नेता इनके नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अजीत पवार को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 40,000 करोड़ का घोटालेबाज, वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो भाजपा का सर्टिफिकेट सिर्फ भाजपा देगी तो नीट एंड क्लीन हो गए, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको कौन सर्टिफिकेट देगा? लेकिन दीपक जी, जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पद पर रहकर, जेल के अंदर रहकर सरकार चलाने का काम करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको नहीं लगता? जिस तरीके से झारखंड में दिया गया, जिस तरीके से बाकी राज्यों में भी दिया। मैं कहता हूं कि संवैधानिक पद पे देखिए, शिबू सोरेन जी ने कितना शानदार, वहां हेमंत सोरेन ने झारखंड में कितना शानदार तरीके से काम किया था और एग्जाम्पल सेट किया था कि जैसे उनको ईडी ने गिरफ्तार किया वो तुरंत जाके इस्तीफा दे देते हैं। तो उसी तरीके से मैं कहता हूं होना चाहिए ना, इसका मतलब अगर संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अनुराग ढांडा, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत आपसे हुई है अनुराग ढांडा। शायद जो आज बिल लाना पड़ रहा है ना, वो शायद इसके वजह से हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब उनको गिरफ्तारी हुई तब इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहे, मुख्यमंत्री रहे, जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सत्येंद्र जैन 1 साल के बाद करीब उन्होंने इस्तीफा दिया। शायद इसी के वजह से यह बिल लाना पड़ रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आप जेल में जाएंगे। शुरुआत में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जब दोबारा उनको जेल भेजा गया तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप जेल के अंदर जाइए, उसके बाद इस्तीफा दीजिए, उसके बाद ही जेल के अंदर जाना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल है आपके पास आम आदमी पार्टी से। देखिए साहिल जी, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं और दोनों इस पूरे मामले में समझने की जरूरत है। पहली चीज ये कि नैतिकता शब्द का इस्तेमाल वो पार्टी कर रही है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर नोट लेते हुए पकड़े गए थे। नैतिकता की बात वो पार्टी कर रही है जो सीबीआई ईडी का जम के दुरुपयोग करती है। नैतिकता की अगर बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सत्येंद्र जैन जी को 2-2.5 साल तक इन्होंने जेल के अंदर रखा एक फर्जी केस में। 4-5 दिन पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बंद कर दिया जाए। तो नैतिकता तो ये कहती है जिस अमित शाह ने ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो नैतिकता तो है नहीं कहीं पे इस पार्टी में, तो इसलिए नैतिकता की बात तो इनको कतई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर केंद्र सरकार को और मोदी जी को ही यह तय करना है कि विपक्षी पार्टियों का कौन मंत्री रहेगा और कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो कानून ऐसा लाए ना फिर
कि वही तय करेंगे, सेंटर से लिख के दे देंगे मोदी जी कि दिल्ली में ये मुख्यमंत्री होगा, ये मंत्री होगा, पंजाब में ये मुख्यमंत्री होगा, ये मंत्री होगा, और उसको मान लें सारे के सारे, क्योंकि जो उनको पसंद नहीं आएगा उसको फर्जी केस बना के ईडी और सीबीआई से पीएमएलए लगा के उसको जेल में डाल देंगे। पीएमएलए में 1 महीने में जमानत होनी नहीं है, सीएम भी हटा देंगे, मंत्री भी हटा देंगे, और उसके बाद सरकार भी गिरा देंगे, और 2 साल के बाद इनकी एजेंसी कह देगी ओ हो गलती हो गई हमसे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो केस ही पूरा का पूरा रफा दफा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लाने का एक तरीका है कि केंद्र में भी हमारी मर्जी चले, सभी विपक्षी पार्टियों के राज्यों में भी हमारी मर्जी चले, जिसको हम चाहें वो मंत्री रहेगा, जिसको हम चाहें वो मुख्यमंत्री रहेगा, जो मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद नहीं होगा। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल अनुराग ढांडा, आपने तो सरकार देखी है, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल के अंदर थे और जब अदालत ने उन्हें कहा था कि इंपॉर्टेंट फाइल्स पर वो दस्तखत नहीं करेंगे, उस पर नहीं जाएंगे, ये राइडर के साथ उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा था। सरकार चलाना कितना मुश्किल था आपको भी पता है भाई। आपका मान लीजिएगा कि आपका केंद्र सरकार के साथ झगड़ा चल रहा है, पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा है, उसके लिए जनता क्यों भुगते? आप पहले ही आतिशी को आप मुख्यमंत्री बना देते, सरकार चला लेते, जब वो बाहर निकलते तब आप बीजेपी पर हमला बोलते कि भाई देखिए हमारे खिलाफ तो कुछ है नहीं जो आज सत्येंद्र जैन के बारे में हुआ है। ये बात तो पॉलिटिकल मोरालिटी की भी हो रही है ना कहीं ना कहीं, वो हुआ नहीं, इसीलिए तो ये कानून लाना पड़ रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। साहिल जी मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार को ही तय करना है, क्योंकि ईडी और सीबीआई पक्षपात करते हैं, केंद्र सरकार के हिसाब से चलते हैं, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा ना। अब सुप्रीम कोर्ट केज्ड पैरट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बायस तरीके से ईडी काम कर रही है ये भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल रीजन से काम कर रही है ईडी सीबीआई ये भी कह चुका है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना किसी भी प्रकार का कि ये एजेंसीज केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हैं। तो इसका मतलब तो फिर केंद्र सरकार तय करेगी, लोग किसी को भी वोट दे दें, केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन मंत्री रहेगा कौन मुख्यमंत्री रहेगा। ये कैसी नैतिकता है? और अगर क्या इस्तीफा देने के बाद सरकार में बना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कैमरे पे नहीं अनुराग ढांडा, आपको क्या लगता है? साहिल जी मैं जवाब देना चाहता हूं। नैतिकता का सवाल है साहिल जी, नैतिकता का सवाल है, सुनिए मैं बताता हूं क्या लगता है। मैं बताता हूं, अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल में रखा, और उसके बाद सीबीआई ने कहा कि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। नैतिकता कहती है कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत हो रही है। प्रदीप भंडारी मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत हो रही है। दो विपक्ष के नेताओं ने बात की है और दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं। उनको दिक्कत है ईडी के पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है उससे उनको दिक्कत है। उस सेक्शन में क्या है कि अगर आपको गिरफ्तारी होती है तो बेल मिलने के लिए आपको अदालत को यह बताना पड़ता है कि अगर आपके खिलाफ मामला चलेगा तो आप नॉट गिल्टी होंगे, आपके खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा। इसी में 3-4 महीने निकल जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बेल होती है। कई लोगों की तो बेल भी दूर हो गई। सत्येंद्र जैन का उन्होंने एग्जांपल दिया। देखिए आज जाके सीबीआई ने क्या कहा इस महीने में कि हमारे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, मंत्री पद भी निकल गया और उसके बाद वो जेल के बाहर आकर कुछ काम भी नहीं कर पा रहे। मामला तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है ना। कन्विक्शन होने के बाद आप बाहर निकलो या कन्विक्शन होने के पहले आप गिल्टी पकड़कर बाहर निकलो, मामला यहां पर आकर रुकता है। और इसीलिए विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है। अगर ये किसी ने कहा तो गलत होगा क्या प्रदीप भंडारी? साहिल जी पहली बात तो ये रहा वो राहुल गांधी का वीडियो जिसमें उन्होंने ऑर्डिनेंस को अपोज किया था और कहा था कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हूं। तो क्या वो दिखावा था? मैं वापस से कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 वो रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर थी, एग्जैक्ट नहीं थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मूट पॉइंट पे आई है। क्या अगर अदालत के संज्ञान में रहते हुए कोई चीज 30 दे कोई व्यक्ति कोई नेता अगर जेल चले जाता है तो क्या जेल से सरकारें चलेंगी? क्या जेल से सरकार चल सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से सरकार चलेगी? क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि लालू प्रसाद यादव ने साहिल जी ये तरीका सही नहीं है। मैं इन दोनों को सुन रहा था, आप इनको चुप कराइए। अनुराग प्लीज बीच में नहीं, मैंने आपको मौका दिया था, आपको सवाल पूछे आपके जवाब दिए, उनको मैंने सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिएगा। देखिए लड़ाई नहीं प्लीज मैं सवाल के जवाब चाहता हूं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों को भी पता चलना चाहिए अनुराग जी, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, बात नहीं पहुंच पाएगी लोगों के पास। प्लीज उनको भी बात करने दीजिए, मैंने उनको सवाल पूछा है। बोलिए प्रदीप। पॉइंट नंबर 1, क्या देश की सरकारें जेल से चलेंगी?
नहीं चल सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल से सरकार चल सकती है? नहीं चल सकती। ऐतिहासिक रूप से नैतिकता के आधार पर लोगों ने इस्तीफा दिया है, भले वो विपक्ष के भी लोग हो गए। हेमंत सोरेन तक ने इस्तीफा दिया था। अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है जो खुद इस्तीफा नहीं देते, जाके मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था। क्यों भैया? कैसा? क्योंकि खुद सत्ता में बना रहना था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा कानून नहीं है, वरना हम डायरेक्ट कर देते। तो पॉइंट नंबर 1 ये। दूसरी बात, अगर हमारी नीयत खराब होती तो इंदिरा गांधी क्या कानून लेके आई थी 39th अमेंडमेंट, कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट इन सब की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तक को इस कानून के अंदर रखा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इनको कुछ पता नहीं अनुराग ढांडा को। ईडी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट सुनाई हुई है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रीजंस ऑफ अरेस्ट आपको ले करने पड़ेंगे, और हर ईडी हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, वो हमेशा कोर्ट के संज्ञान में रहती है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, तुरंत भागे भागे कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। तो अगर कहो कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो अलग बात है। प्रदीप भंडारी, आप बताइए साहिल जी, क्या जेल से सरकारें चलेंगी? प्रदीप भंडारी, आपको भी पता है, 10 सेकंड मुझे देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल के प्रावधान के लिए जो 2 कंडीशंस डाली हुई थी वो हटा दी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से बेल मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत महीने चले जाएंगे उसमें। 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया और दोबारा दोनों कंडीशंस लेके आ गए, जिसके चलते ईडी की गिरफ्तारी होती है तो 6 महीने तक तो बेल नहीं हो सकती। और इसी के लिए तो सरकार पर सवाल उठा रही है विपक्ष। आप देखिए जो आज भाषण हुए हैं विपक्षी नेताओं के, उसमें जो सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं वो जरा एक बार देख लीजिएगा स्क्रीन पर। सारे सवाल इसी बात पर उठाए हैं, विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की मंशा है। पहला सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया। दूसरा सवाल उठाया गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यों में इस तरीके से कानून लाना यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देश की लोकतांत्रिक संघ की जगह पुलिस का कानून लाने की कोशिश, पुलिस का राज लाने की कोशिश चल रही है। निर्वाचित सरकार के खिलाफ कार्यपालिका के दुरुपयोग का प्रयत्न किया जा रहा है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ यह बिल पूरी तरीके से जाता है। प्रदीप भंडारी, सवाल यहां पर यही उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को आदेश देता है कि देखिए आप किसी भी बिल पर इस तरीके से बैठ नहीं सकते, कि जब मैं सोचूंगा तभी उस पर फैसला करूंगा, तब तो उनको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, यह उनके अधिकारों के खिलाफ है। तो यह बिल में जो कहा गया है वो किस तरीके से अधिकार के खिलाफ नहीं जाता? प्रदीप भंडारी साहिल जी, ये बिल के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार छेड़ा गया है? आप बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार छेड़ा गया है? क्या लिली थॉमस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है प्रोबिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती चाहिए पब्लिक लाइफ में व्यक्ति जो होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो होता है ऑनेस्ट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि कन्विक्शन हो जाएगा तो उस वक्त तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई थी नहीं होना चाहिए, ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे थे। हम तब विपक्ष के अंदर थे और तब भी हमने कहा था वी वेलकम इट। प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई थी उस वक्त, ये कहते हुए कौन ये व्यक्ति होते हैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस तरीके की बात करने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इनको लगता है कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, कोर्ट के अंदर चले जाइए। अब आपने बात करी ईडी के केस में, जो हमने प्रावधान में अमेंडमेंट किया था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ था। 2 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने उस प्रावधान को सही साबित किया था। और अभी लेटेस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, रीजन और अरेस्ट हर व्यक्ति को बताना होता है। इनको घबराहट क्यों है? इनको किस बात का डर है? अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो कोर्ट से इनको जमानत मिलेगी। ये हम पे भारतीय तो अभी देखिए 7 अगस्त को बीआर गवई क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस, आप पे भी लागू होता है, किस पे लागू होता है? पार्टी एग्नोस्टिक। बीआर गवई चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? सक्सेसफुल ओनली इन इनकार्सिनेटिंग पीपल फॉर इयर्स विदाउट सिक्योरिंग कन्विक्शंस। ईडी के बारे में कह रहे हैं भूषण गवई। बीआर गवई अभी कह रहे हैं 7 अगस्त को। ये डर अगर आम आदमी को है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को भी हो सकता है। दीपक झा, जल्दी से आपका जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष और संगीत रागी के पास भी मुझे जाना है। उसी के अंदर जाके कोर्ट ये कहता है कि देखिए साहिल भाई कुछ दिनों पहले, साहिल भाई इनको चुप करा दीजिए। साहिल भाई कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ईडी को क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ईडी को क्या कहा था? ईडी को कहा था यू आर एक्टिंग लाइक अ क्रुक। तो अब एक क्रुक क्या होता है? तो भाजपा जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हिरासत में लेके 30 दिन उनको हिरासत में रखेगी और उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म करवा देगी। इस तरीके से भाजपा की एक सोची समझी चाल है। ये जो है न्यायिक प्रक्रिया की भावना का उल्लंघन है, जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन है। इससे जब तक निर्दोष दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक, अगर आप, अरे चुप रहिए ना, बीच में बोलिए मत, बीच में नहीं
बीच में मत बोलिए, कोर्ट अपना काम सुने। दीपक झा को बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म करने दीजिए। इसीलिए अगर कोई आरोपी उनको बात खत्म करने दीजिए प्लीज, प्रदीप भंडारी प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिए जल्दी से। दीपक झा जल्दी से आपकी बात खत्म। साहिल भाई जी, साहिल भाई, हमारा कोर्ट में पूरा यकीन है, इसीलिए हम कहते हैं कि कोर्ट में यकीन है। अगर आपने ईडी ने, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है किसी को, तो लेट देम डिसाइड। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि दोषी है, आरोपी है, कि चोर है, कि पैसे का लुटेरा है। इसको कोर्ट सजा सुनाई देगा। अरे चुप रहिए इनको। संगीत रागी और आशुतोष, आपने ये पूरी चर्चा सुनी। तीन पॉलिटिकल पार्टी के नेता यहां पर बात कर रहे थे, उनके प्रवक्ता यहां पर अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं एक लार्जर पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है संगीत रागी, पहले आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइएगा कि कोई भी पॉलिटिकल मोरालिटी जिसको लागू करने की कोशिश हो रही है, कोई भी पॉलिटिकल मोरालिटी इस तरीके से कानून लाने से हो सकती है क्या? आपको लगता है क्या कि कानून लाने से लोग अपने आप मॉरल बिहेव करना शुरू कर देंगे? देखिए साहिल, एक कहा जाता है, मैकाइवर ने बहुत कहा, एक अच्छी बात कही थी कि people follow the law not because there is a punitive force of the state, because there is a social utility. ये सही बात है कि कानून से यदि अपराध खत्म हो जाते तो अपराधी, कानून तो है लेकिन अपराधी हैं, लेकिन यदि कानून नहीं हो तो जंगल राज होता है, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया। दूसरी बात, राजनीतिक शुचिता के लिए और लोकतंत्र के लिए ऐसे कानून बहुत आवश्यक हैं। अब मुझे एक चीज इस पूरे डिस्कशन से ये बात निकल करके आती है कि लगता है कि विपक्ष को ये इस बात का एहसास है कि वो दोबारा कभी भी सत्ता में, केंद्र में नहीं आने वाला है। हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, और वो लोग कभी भी इस स्थिति में नहीं आएंगे कि वो ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। एक और चीज जिक्र आया है, गवई साहब का आपने जिक्र किया, ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि क्रुक कहा है, जो भी कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि एक बार अपने ऊपर भी झांकना चाहिए। केसेस में कितने एडजॉर्नमेंट दिए जा सकते हैं? क्यों इतने लाखों केसेस पेंडिंग रहते हैं? इसमें कोर्ट जेल भेजता है, कोई एग्जीक्यूटिव जेल नहीं भेजती है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि पीएमएल के मामले में, एक मिनट, आपको भी पता है जब ईडी जैसे मामले में लोअर कोर्ट से भी बेल नहीं मिल पाता, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर बेल की सुनवाई करनी पड़ती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के बारे में सोचना चाहिए, कानून के संवैधानिक मूल्यों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हर केस उनके पास आकर पहुंच जाता है। यह डिबेट तो पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल आपको यह भी है कि अगर यही बात है तो यह भी मॉरलिटी पर कानून होना जरूरी है ना, कि आप 3 साल तक किसी को अंदर रखते हो और उसके बाद आपकी एजेंसी आकर कहती है कि भाई हमारे पास तो सबूत ही नहीं है, हमने 3 साल जांच की, 3 साल किसी को अंदर रखा, अब हम आकर कह रहे हैं हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, वो छूट गए, उस पर इलेक्शन चला गया, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, जो भी हो गया वो हो गया। इस पर भी तो कानून आना चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी हम कह सकते हैं उसको। बिल्कुल साहिल, मैं इस आपकी बात से सहमत हूं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी व्यक्ति को फंसा करके जेल में डालना वो एक गंभीर अपराध है, और इसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी तय किया जाना चाहिए। लेकिन क्या कोर्ट अभी अकाउंटेबिलिटी इस देश में तय कर पाई है क्या? कि वो लाखों केसेस, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए, क्रिमिनल केसेस के प्रति लोग क्यों इतने एक ही केस में। संगीत रागी जी, आपके नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल से, जरा उसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। आशुतोष जी, मंशा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मंशा को लेकर सवाल उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है इस वक्त की पार्लियामेंट के भीतर, आपको भी पता है कि 2/3 मेजॉरिटी सरकार को चाहिए। सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है अगर ये संवैधानिक संशोधन पारित करने हैं तो ऐसे में ये कानून क्यों लाने की कोशिश हो रही है? क्यों ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? सरकार खुद ही कह रही है कि इसे जेपीसी में भेज दो, तो क्यों इंट्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है? साहिल, अभी कई बार आपने इस बात का कहा कि पॉलिटिकल मोरालिटी, फिर बीच में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी। देखिए, पॉलिटिकल मोरालिटी और ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी तो खत्म हो गई इस देश से, वो तो अब कहाँ है किसी को मालूम नहीं। इन सबसे ऊंची चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो तो इस तरीके के कानून की कोई जरूरत ही नहीं है।
अगर एजेंसीज अपने दायरे में काम करें, सरकारें अपने दायरे में काम करें, नेता अगर नैतिकता के दायरे में काम करें, तो इन सब कानून की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप ईडी की बात करें, ईडी ने 2 दिनों के अंदर, आपने 7 अगस्त का जिक्र किया जहां उन्होंने कहा कि ईडी इज बिहेविंग लाइक अ क्रुक, और वो 4 कानून के दायरे में काम करे, ये सुप्रीम कोर्ट को, ईडी को कहना पड़ रहा। लेकिन इससे 2 दिन पहले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी हैव सीन अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ईडी, दिस इज द पैटर्न, जस्ट मेक एलिगेशन विदाउट एनी रेफरेंस टू एनीथिंग। ये सुप्रीम कोर्ट ईडी के बारे में 2 दिन पहले कह रहा था, 5 अगस्त को कह रहा था कि आप किसी के बारे में कोई भी एलिगेशन लगा देते हो, उसके बाद आप, वो बेचारा फंसता रहता। अभी आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, जिनका पूरा करियर चौपट हो गया, पूरा करियर चौपट हो गया, और आज क्या कहा जा रहा है? सीबीआई कह रही कि हमारे पास तो कुछ किसी तरीके कोई जानकारी नहीं है। 11 साल हो गए उस पूरे मामले को, कोई जानकारी नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो पूरी कोशिश है, अभी हेमंत सोरेन के मामले में भी जब हाईकोर्ट ने बेल दिया, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि इसमें किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा। अब लेकिन 5 महीने तो हेमंत सोरेन की जेल में रहे, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। चूंकि वो मजबूत थे इसलिए बने रहे। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि कोई आदमी, कोई मंत्री अगर गिरफ्तार होता है तो वो अपने पद पर बना रहे, बिल्कुल नहीं। मैंने आपके चैनल पे एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कई बार कहा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति पैदा हो गई है कि आप कानून का सहारा लेकर, एजेंसीज का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 26 वो नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं तो उनमें से 23 के खिलाफ जो केसेस हैं या तो कमजोर कर दिए गए या उनमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। 26 में से 23 केसेस, अब आप सोचिए। ठीक है, तो जब इस तरीके का माहौल है, ये डेटा देखिए, डर इसीलिए है संगीत रागी, डर इसीलिए है, जो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं आशुतोष, वो इसकी वजह से उठा रहे हैं मेरे ख्याल से। साहिल, देखिए, मैं कह रहा हूं कि कानून का दुरुपयोग होता है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कानून के दुरुपयोग हो जाने से कानून नहीं लाया जाना चाहिए? चाकू से आप अपनी अंगुलियां भी काट सकते हैं, और चाकू आपकी सुरक्षा के लिए भी होता है। तो कानून हमेशा सुरक्षा के लिए एक डेटरेंट के तौर पर काम करता है। यदि आप कहते हैं कि एजेंसियां इसके दुरुपयोग करती हैं, तो संवैधानिक प्रावधान में अभी तो ये जेपीसी में जा रही है, जेपीसी में इसके खिलाफ एक डेटरेंट का प्रोविजन किया जा सकता है कि यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग करने वाली एजेंसी को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी तो जंगल राज नहीं होना चाहिए ना, जिस प्रकार से नहीं। लेकिन मैं दोहरा मापदंड का भी सवाल उठा रहा हूं संगीत रागी जी। नहीं, संगीत रागी जी और आशुतोष, मैं जरा दोहरे मापदंड का भी सवाल उठा रहा हूं यहां पर। देखिए, मैं दोहरे मापदंड का भी सवाल उठा रहा हूं। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, तमिलनाडु के मामले में आदेश दिए। देखिए, मैं सवाल रखता हूं ना, आप उस पर बात करिए ना, मैं सवाल यही रखने की कोशिश कर रहा हूं। दोहरा मापदंड इस तरीके से, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल कोई बिल पर्टिकुलर दिनों के अंदर पास नहीं करता है तो उसे पास मान लिया जाना चाहिए। इतने दिन तक आप उस पर नहीं बैठे रह सकते। ठीक है, आपके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करने का एक तरीका होना चाहिए। उस पर सवाल यह उठे कि भाई राज्यपाल के अधिकारों में कैसे घुस सकती है सुप्रीम कोर्ट। यही मामला जब इसमें उठाया जाता है, क्योंकि यहां भी पॉलिटिकल मोरालिटी है, ग्रे एरिया है, इसमें जहां ग्रे एरिया है वहीं पर तो सवाल उठते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, फिर एक बार ग्रे एरिया है, लेकिन यहां पर तो आपने 30 दिन का एक टाइम लिमिट डाल दिया कि 30 दिन के भीतर अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो अपने आप निकल जाओगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है ना। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, इसके खिलाफ जाता है ना ये पूरा मामला। इसीलिए तो सवाल उठा है ना संगीत रागी जी। ये दोहरा मापदंड नहीं लगता आपको? साहिल, मैं एक ही चीज, यदि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के पोजीशन पर अपना जजमेंट दिया था कि भाई आप 3 महीने के अंदर दीजिए, ये संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या यही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकता था क्या कि आप जेल में रह करके सरकार नहीं चला सकते? मैं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल तो सेंथिल बालाजी के मामले में किया उन्होंने, सेंथिल बालाजी के मामले में किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में कौन सी मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की
कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? मैं वही सवाल करना चाहता हूं, क्या ठीक है, ये दोहरा आशुतोष। मापदंड नहीं था सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल तो कई बार मोरालिटी को फॉलो नहीं किया, इसके वजह से कानून लाया जाता है, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण बार बार आता है जिसके वजह से ये कानून लाने की कोशिश चल रही है। आशुतोष, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल ने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन किया होता तो जेल जाने के पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि हेमंत सोरेन ने किया था ये। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे सवाल खड़े करने का जो संगीत रागी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ पे फैसला करती है। जब उनसे पूछा जाएगा क्या जेल जाने के बाद किसी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस तरीके का कोई मेंशन नहीं कि अगर कोई आदमी जेल जा रहा है तो उसको अगर कोई मंत्री या चीफ मिनिस्टर जेल जा रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। संवैधानिक स्थिति है। देखिए अब यहाँ डबल स्टैंडर्ड क्या है साहिल, मैं इसको जरा बताना, थोड़ा अगर आप मुझे 30 सेकंड देंगे। डबल स्टैंडर्ड क्या है? राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है उन्होंने बिल फाड़ा। दरअसल राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 84 को जब उन्होंने नल एंड वाइट किया कि और कहा कि 2 साल की सजा अगर किसी को मिले तो इमीडिएटली उसको जेल जाना चाहिए। उसके पहले प्रोविजन ये था कि 90 दिन का गैप था, तो आदमी कहीं से जाके वो स्टे ऑर्डर लेता था, फिर वो कन्विक्टेड होने के बाद ही बना रहता था। राहुल गांधी और उनकी सरकार ने ऑर्डिनेंस लेकर, खुद अपनी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई और अपराधियों को बचाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ा, और जो फाड़ा तो उसकी वजह से जो एक रिग्रेसिव कानून था वो रिग्रेसिव कानून इस देश के अंदर नहीं बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी बुराई करती है, उसको राहुल की मैच्योरिटी से जोड़ती है, जबकि राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए उसमें कि उनकी वजह से अगर उन्होंने वो काम नहीं किया होता तो वो कानून बना रहता और 90 दिनों के अंदर कोई भी आदमी जाके स्टे ऑर्डर ले आता कोर्ट से, और उसके बाद और राहुल गांधी को जो उन्होंने किया उसका नतीजा भुगतना पड़ा। आपको याद है कि उनको जब सजा हुई उसके बाद उनकी पार्लियामेंट्री सीट उनको गंवानी पड़ी थी। जो चीज का उन्होंने विरोध किया वही चीज उनको भुगतनी पड़ी थी। आपको याद होगा इस बात को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या संगीत रागी हो या संघ के लोग बार बार कहते हैं राहुल गांधी ने बिल फाड़ा। वो ये नहीं बताते कि राहुल गांधी ने दरअसल इस देश में अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा काम किया था और उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए थी। प्रदीप भंडारी, किसी ने तारीफ नहीं की। प्रदीप भंडारी, ये डबल स्टैंडर्ड। आपने जिस उदाहरण से शुरुआत की थी उसी पर आशुतोष आए हुए हैं। जिस उदाहरण से आपने शुरुआत की थी उसी पर आशुतोष इस चर्चा में आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए वो जो किया था वो तो कन्विक्टेड जो लोग हैं उनके बारे में किया था। आप तो जो कन्विक्टेड नहीं है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जरा 2-3 बयान पढ़ाना चाहता हूं। सीएम की कुर्सी से चिपके रहने की अरविंद केजरीवाल की जिद है। कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, याद दिलाई पुरानी बातें। ये थे कांग्रेस के नेता जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी को जेल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था तो कह रहे थे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब जब हम कानून लेके आए तो वही भ्रष्टाचारी कांग्रेसी जो है ये जाके इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम तो जानना चाह रहे हैं साहिल जी, दिखावा क्या था? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो दिखावा है कि जो भी प्रियंका वाड्रा इसका विरोध कर रही वो दिखावा है? निर्णय तो करे। कांग्रेस पार्टी को तो वेलकम करना चाहिए था, क्योंकि जो लिली थॉमस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ऑफ लॉ था उसी मैक्सिमम ऑफ लॉ को हम लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, अब सुनिए ये जो इनको असली फटकार कब निकलती है। इन्होंने कांग्रेस के नेता बाजवा को परेशान किया था आम आदमी पार्टी वालों ने, इसीलिए हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को और भगवंत मान की सरकार को फटकार लगाई। तो ये बड़ा बने बात नस्ली तानाशाही ये है। अब जरा बिल को पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लॉज शैल प्रिवेंट सच चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फ्रॉम बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बाय द गवर्नर ऑन हिज रिलीफ फ्रॉम कस्टडी। ये कोई केस खत्म होने की बात थोड़ी है, ये तो कस्टडी से रिलीज होने के तुरंत बाद 4 महीने में कितना राजनीतिक खेल हो जाता है प्रदीप भंडारी, आपको तो मालूम है, आपको तो पता है। 4 महीने के भीतर किसी भी राज्य में राजनीतिक खेला करने में ज्यादा समय नहीं जाता है। हमें नहीं पता, हम जनता के समर्थन से जीतने आते हैं। ये खेला खेली वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने 70 से ज्यादा सरकारें चलिए ठीक है। अनुराग ढांडा, 30 सेकंड दीजिएगा। अनुराग ढांडा, देखिए कांग्रेस भी तब कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं आता हूं दीपक जी, आपके पास आता हूं, लेकिन अनुराग ढांडा, अरविंद केजरीवाल पर सारा मामला आकर रुकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री हूं, अंदर जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, फाइल पर साइन नहीं करूंगा, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। बोलिए साहिल जी,
भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद नैतिकता नहीं निभा रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इतने केस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपकी एजेंसीज काम करती हैं उसके आधार पर ही वहां केस पहुंचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रदीप भंडारी जी नैतिकता की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि सत्येंद्र जैन जी 2 साल जेल के अंदर रहे, 2.5 साल जेल के अंदर रहे, सीबीआई ने कह दिया कोई सबूत नहीं है, केस बंद हो गया। अमित शाह जी अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब ये बीच में बोल रहे हैं। साहिल जी इनको रोकिए, इनकी आवाज बंद कीजिए, इनको रोकिए। प्रदीप भंडारी, साहिल जी अब ये बीच में, अब आप इनको नहीं रोकिए, अब आप इनको रोकिए, अब आप इनको रोकिए। प्रदीप भंडारी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं प्रदीप भंडारी, उनको बोलने दीजिए। आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि सीबीआई का केस जो है, सीबीआई का केस होने के बाद ही ईडी का केस हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, आपको भी पता है प्रदीप भंडारी। मुझे अपनी बात करने दीजिए, बाद में उनका जवाब। ठीक है, अनुराग ढांडा अपनी बात खत्म करिए, उनका जवाब ले लीजिए। अनुराग ढांडा आपकी बात खत्म करिए, मुझे अपनी अनुराग ढांडा अपनी बात खत्म करिए, चलिए खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए, चलिए। मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, इन्होंने नैतिकता के आधार पे ये नहीं बताया साहिल जी कि अमित शाह जी कब इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पे 2 साल झूठे केस में अंदर रखने के लिए किसी व्यक्ति को। अब आ गई बात कि ये 2 बार प्रदीप भंडारी जी ने इस्तेमाल किया, प्रदीप भंडारी जी ने 2 बार इस्तेमाल किया कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल। आपने एक बार भी इनको नहीं टोका। अगर खुली छूट है राष्ट्रीय चैनल पे बोलने की, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अमित शाह, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता। New bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. There is a lot. तो लोकसभा के भीतर राहुल गांधी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक बार फिर इस बिल का वो विरोध दरअसल कर रहे हैं और अपनी बात यहां पर रखने की वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल इस बिल को लेकर बात फिलहाल रुक गई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जेपीसी के पास अब यह बिल चला गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार रहेगा।